आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक साहित्य सौरभ का कहानी साहित्य का एक पाठ जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ना शुरू किया था, लेखक का परिचय पढ़ा था। पाठ का नाम है सलाम और लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। पेज 87 और 88 हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे और इन पृष्ठों को पढ़ने से हमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि किस प्रकार एक बारात में दो मित्र हरीश और कमल हैं और एक छोटे से गांव में यह दोनों शहर के लड़के आए हैं। कमल को सवेरे जल्दी उठकर चाय पीने की आदत है। वह चाय की तलाश में निकल पड़ता है। आइए आगे की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। खड़ंजे पर फिसलन थी। नालियों में बहते पानी से बचते बचाते वह गली के मुहाने पर एक खुली और रेतीली जगह पर आ गया। सामने ही सड़क के पास एक छप्पर नुमा दुकान थी जिसमें एक किनारे पर भट्ठी बनी थी। भट्ठी अर्थात जिसमें आग जलती रहती है और चाय या कुछ खाना पक सकता है। भट्ठी के साथ ही एक चबूतरा भी था जिस पर लकड़ी के खोखे में पान बीड़ी, जर्दा, तंबाकू की थैलियां रखी थी। साथ ही 2-3 बदरंग से डिब्बे रखे थे। अमूमन गांव में जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं उनमें धूल की परत चढ़ी रहती है पड़ी हुई वस्तुओं पर। भट्ठी से सुलगते कोयलों से गहरा काला धुआं निकल रहा था जिसका कसैलापन का अर्थ है कड़वापन उसने अपने फेफड़ों में महसूस किया। दीवार पर किसी सिने तारिका का अर्धनग्न बदरंग कैलेंडर टंगा था। जो धूल और धुएं के हमलों से मटमैला हो गया था। भट्टी के पास ही एल्यूमिनियम की एक बड़ी सी केतली रखी थी जिसका रंग स्याह पड़ गया था। कुछ कांच के मटमैले गिलास, कप, प्लेटें और शीशे के एक जार में कुछ बिस्कुट पड़े थे। भट्टी के ऊपर एल्युमिनियम की एक बड़ी सी केतली जिसमें चाय उबल रही थी और इतने दिनों से चाय बनाते बनाते उस केतली का रंग
काला सा पड़ गया था। साथ ही साथ कांच के मैले से ग्लास और शीशे के एक मर्तबान में कुछ बिस्कुट पड़े थे। भगोना बाहर से काला और भीतर से भूरा मटमैला दिखाई पड़ रहा था। भूरा क्योंकि चाय का रंग भूरा सा होता है, तो चाय बना बना के केतली का बाहर का रंग काला और अंदर से मैला सा दिखाई पड़ता था। आसपास मक्खियों के झुंड भिनभिना रहे थे। आप गंदगी सोच सकते हैं कि गाँवों में कितनी होती है। कच्चे रास्ते, कहीं बिखरा हुआ पानी और उस पर भिनभिनाती हुई मक्खियाँ। चबूतरे पर ही एक जर्जर सा बूढ़ा, जर्जर अर्थात बहुत ही टूटा फूटा सा जो बूढ़ा, जैसे जर्जर इमारत का अर्थ होता है जो बस अब गिरने ही वाली है, तो जर्जर सा बूढ़ा आदमी का अर्थ है कि जिसके जीवन में अब दिन कम शेष हैं। जर्जर सा बूढ़ा आदमी मैले चीकट कपड़ों में उकड़ू बैठा बीड़ी पी रहा था। उसके हाथों पैरों की नसें उभरी हुई थी, जैसे किसी ने शरीर का मांस उतारकर त्वचा हड्डियों से चिपका दी हो। पास ही एक पुरानी सी बेंच पड़ी थी, जिसकी हालत उस बूढ़े आदमी से भी बदतर थी। कमल ने बेंच पर बैठने की कोशिश की। बेंच चरमराई। किसी तरह अपने आप को बेंच पर टिकाकर कमल ने बूढ़े से कहा, चाय मिलेगी? जितना बूढ़ा वो आदमी था, उतना ही बूढ़ी वहाँ का फर्नीचर भी था। बेंच भी बस अब कुछ ही दिनों की मेहमान प्रतीत होती थी। कमल को चाय पीने की उत्सुकता थी, ललक थी, तो उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा, चाय मिलेगी? मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। बूढ़े ने बीड़ी का आखिरी कश खींचा। कमल दुकान में रखी हर चीज़ को उत्सुकता से देख रहा था। उसके जेहन में, उसके मन में अपनी माँ का ख्याल आ गया। यदि इस समय घर में होता तो माँ गर्म गर्म चाय लेकर आती। चाय बनाते समय भी माँ कोई न कोई श्लोक दोहराती रहती है। धुएं का झोंका कमल के मुंह और आँखों में भर गया। उसने जेब से रुमाल निकालकर नाक मुंह पर रखा। धुएं की जो एक अजीब सी कड़वाहट वाला जो एक स्वाद होता है, उसके भीतर वो समा सा गया था। कड़वाहट उसके भीतर समा गई थी। कितनी देर लग जाएगी चाय में? कमल ने जिज्ञासा की। उसे
चाय पीने के लिए अब और इंतज़ार नहीं हो पा रहा था। बस अभी हो जागी, भट्ठी सुलग रही है, बैठो आप। चाय वाले ने आश्वस्त किया, तसल्ली दी कि बस चाय अभी बन ही जाएगी। चाय वाला लोहे के सरिये से भट्ठी में कोयले संवारने लगा। जब तक चाय न बनी हो तब तक कमल इंतज़ार कर रहा है और वह चाय वाला भट्टी को सुलगाने की कोशिश। नए दिख रहे हो बाबूजी, कहाँ से आए हो? चाय वाले ने बात शुरू की। देहरादून से, कमल ने सहजता से, सरलता से कहा। उसका पूरा ध्यान सुलगती भट्टी पर टिका था। अगले पृष्ठ पर जाते हैं। देहरादून का नाम सुनकर चाय वाला चौंका। देहरादून से तो कल एक बारात भी आई है। चाय वाले ने प्रश्न की तरह कहा। हाँ, मैं उसी बारात में आया हूँ। वह बारात तो चूहड़ों के घर आई है। यह एक बहुत ही अपमानजनक शब्द उसने दलितों के लिए प्रयुक्त किया है, परंतु यही सच्चाई है कि ये ही सोच है दुनिया की दलितों के लिए। जैसे जैसे हम पाठ पढ़ेंगे हमें बेहतर समझ आएगा। चाय वाले की जिज्ञासा गोली में बदल चुकी थी। तो क्या हुआ? कमल ने सवाल किया। चाय वाला एकदम चुप हो गया था। उसकी चुप्पी ने कमल को संशय में डाल दिया कि आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया जो इस चाय वाले को इतनी गहरी सोच में डाल दिया। चाय वाले के हाव भाव बदल गए थे। वह भट्टी के पास से हटकर इधर उधर के काम करने लगा। कभी इस डब्बे को उठाकर उधर रख रहा था, कभी मटके से पानी निकालकर कनस्तर में भर रहा था। भट्टी सुलगकर लाल लाल अंगारों में बदल गई थी। अंगारों से लपटें उठ रही थी, लेकिन चाय बनने के आसार दिखाई नहीं पड़ रहे थे। चाय वाला ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कमल से बात ही नहीं करना चाहता और वह जानबूझकर उससे हटकर, चाय बनाने से हटकर कुछ अलग ही कार्य करने लगा। कमल का गला खुश्क होने लगा। उसे चाय वाले की नज़रअंदाज कर देने की यह बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। भट्टी तो धधक गई है, एक कप चाय बना दीजिए, कमल ने शालीनता से कहा।
चाय वाला ने वहीं से जवाब दिया, तुझे यहाँ चाय ना मिलने की। चाय वाले की आवाज़ में रूखापन था, जिसे महसूस करते हुए कमल ने तीखेपन से पूछा, लेकिन क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था चाय मिलेगी। कहा था, और अब कह रहा हूँ नहीं मिलेगी, चाय वाले ने कठोरता से कहा। कमल चाय वाले के व्यवहार से चकित था, फिर भी नम्रता से बोला, लेकिन भाई साहब, हुआ क्या है? आखिर आप ऐसे नाराज़ क्यों हैं? क्या मैं पैसे नहीं दूंगा? चाय वाला उसके ठीक सामने तनकर खड़ा हो गया, दोनों हाथ कूल्हों पर टिकाकर सीना चौड़ा करते हुए बोला, यो पैसे शहर में जाके दिखाना। 2 पैसे हो गए जेब में तो सारी दुनिया को सिर पे ठाए घूमो। ये शहर नहीं, गांव है। यहाँ चूहड़े चमारों को मेरी दुकान में से चाय ना मिलेगी, कहीं और जाके पियो। उसने बड़ी ही निर्ममता के साथ कमल से कहा कि पैसों का घमंड शहर में जाके दिखाना। तुम दलितों के पास 2 पैसे क्या आ गए हैं तो तुम्हें लगता है कि सारी दुनिया को अपने सिर पर उठाकर घूम सकते हो। ये शहर नहीं, गांव है, और यहाँ पर नीची जाति के लोगों को मेरी दुकान पर चाय नहीं मिलेगी, कहीं और जाकर पियो। कमल की नसें फड़फड़ाने लगी। उसने चाय वाले को आग्नेय नेत्रों से घूरा। आग्नेय नेत्रों का अर्थ है जलती हुई नजरों से। आवाज में शक्ति भरकर बोला, चूड़े चमारों को नहीं मिलती है तो किसे मिलती है? चाय वाला उसकी बात अनसुनी करके फिर अपने काम में लग गया था। कमल को वह असभ्य वनमानुष दिखाई पड़ रहा था। उसे पता था कि यहाँ पर ज़रूर जात पात का कुछ कारण है, जो यह मनुष्य अभी तक जो अच्छे से बात कर रहा था, चिढ़कर बात कर रहा है। उसने साहस करके पूछा, तुम्हारी क्या जात है? चाय वाला भभक पड़ा, मेरी जात से तुझे क्या लेना देना? अब चूड़े चमार भी जात पूछने लगे। कलयुग आ गया है, कलयुग। अर्थात कि मेरी जाति से तुझे क्या काम? और यह अब छोटी जाति के, नीची जाति के लोग भी हमसे हमारी जाति धर्म पूछने लगे हैं। कलयुग आ गया है, कलयुग। अगले पृष्ठ पर पढ़ते हैं, हाँ, कलयुग आ गया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम अपनी जात नहीं बताना चाहते हो तो सुनो, मेरा नाम कमल उपाध्याय है। उपाध्याय का मतलब तो जानते ही होगे, या समझाऊं? उपाध्याय यानी ब्राह्मण। कमल ने आंखें तरेड़ कर कहा। उस समय जब ये कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखी थी, उस समय दलितों के ऊपर ऊंची जाति वाले लोगों का अत्याचार बहुत अधिक था। कमल इस बात को जानता था, इसलिए उसने क्रोध में कहा कि तुम मुझे अपनी जात नहीं बताना चाहते तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ। चूहड़ों की बारात में बामन? चाय वाला कर्कशता के साथ हंसा। चाय वाले को तो यह बात हजम ही नहीं हुई कि दलितों के साथ एक ब्राह्मण कैसे हो सकता है।
शहर में बनाना, मैं तो आदमी को देखते ही पिछाड़ लूँ कि किस जात का है। चाय वाले ने शेखी बघारी। चाय वाले ने कहा कि यह झूठ जाकर शहर में बोलना, मैं तो एक नज़र में ही मनुष्य की जाति को पहचान लेता हूँ। उनका वार्तालाप सुनकर राह चलते लोग ठिठक कर मज़ा लेने लगे। सुबह सुबह का वक्त था। देखते ही देखते लोग जमा हो गए। लोगों को देखकर चाय वाले की बूढ़ी हड्डियों में जोश आ गया था। आवाज़ का तेवर चढ़ने लगा। इतने सारे लोगों का जमावड़ा देखकर वो बूढ़ा आदमी और अपनी आवाज़ को ऊंचा कर कर अपना क्रोध दर्शाने लगा। बल्लू रांघड़ का रामपाल भी भीड़ देखकर ठिठक गया। माजरा क्या है जानने के लिए चाय की दुकान की ओर बढ़ा। बूढ़ा चाय वाला किसी शहरी को फटकार रहा था। रामपाल ने छूटते ही पूछा, चाचा कौन है यो? रामपाल को देखते ही चाय वाला और बिफर पड़ा। चूहड़ा है, खुद को बामन बता रहा है। जुम्मन चूहड़े का बाराती है। अब तुम लोग ही फैसला करो। जो यूं बाम है तो चूहड़ों की बारात में क्या मूत पीने आया है? जात छिपा के चाय मार रहा है। मन ने तो साफ कही, बुद्धू की दुकान पे तो न मिलेगी ना चाय। चूड़े चमारों को कहीं और ढूंढ ले जाके। चाय वाले ने आसपास खड़े लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश की। बहुत ही हिकारत भरी, बहुत ही नफ़रत वाली भाषा में यह पंक्तियाँ लिखी गई हैं कि यह व्यक्ति अपनी जाति झुठलाकर, झूठ बोलकर खुद को ब्राह्मण बता रहा है और मैं तो किसी भी कीमत पर ऐसे झूठे दलित आदमी को चाय नहीं देने वाला हूँ और न ही मैं उसे अपनी दुकान पर सहन कर पा रहा हूँ। और यह आदमी कोशिश कर रहा था कि आसपास के लोग भी उसके समर्थन में बात करें। दुबला पतला सा रामपाल सीकिया पहलवान था। गाल पिचके हुए थे। दुबला पतला सा रामपाल सीकिया पहलवान था। गाल पिचके हुए, हड्डियां उभरी हुई, बारीक मूछें, तेल से चिकट बाल, कुल मिलाकर ऐसा हुलिया जिसे देखकर यह अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो सकता था कि इस 1.5 हड्डी के आदमी का गांव भर में दबदबा है। एक बहुत ही अजीब से, कमज़ोर से हुलिये वाले मनुष्य का गांव में बहुत रौब था, यह बात कोई सोच भी नहीं सकता था। रामपाल को देखते ही खुसुर-पुसुर एकदम शांत हो गई थी। कमल भी स्वयं को चक्रव्यूह में फंसा महसूस करने लगा था। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि वो क्यों कर इन लोगों के पास आया चाय मांगने। उसने आसपास खड़े लोगों पर नज़र डाली। उसने उनकी बात का विरोध करने के लिए मुंह खोला। भाइयों, बात पूरी होने से पहले ही रामपाल ने उसे डांटा। ओ शहरी जन के
हम तेरे भाई हैं। साले ज़बान संभाल के बोल, क्योंकि किसी भी हालत में वह किसी दलित को अपना भाई तो नहीं मान सकता था। जाके जुम्मन चूहड़े से रिश्ता बना। इतनी जोरदार लौंडिया लेकर जा रहे हैं शहर वाले। जुम्मन के तो संग लिकड़ आए हैं। अरे लौंडिया को किसी गांव में ब्याह देता तो मारे जैसों का भी कुछ भला हो जाता। एक तीखी हंसी का फव्वारा छूटा। आसपास खड़े लोगों ने उसकी हंसी में अपनी हंसी मिला दी। कमल ने जिस प्रकार गलत तरीके से गलत जगह पर आने की गलती की थी, उसी प्रकार रामपाल ने उससे गलत बात कही और यहाँ तक कि हरीश की नई नई पत्नी के बारे में भी कटाक्ष किया। कमल को लगा जैसे अपमान का घना बियाबान जंगल उगाया है। उसका रोम रोम कांपने लगा। उसने आसपास खड़े लोगों पर निगाहें डाली। हिंसक शिकारी तेज नाखूनों से उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। कमल ने कभी भी इतना अपमानित कभी महसूस नहीं किया था जितना कि वह आज महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे उसके पूरे शरीर के आसपास जंगल उगाया है और हिंसक शिकारी उस पर हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं। उसने पहली बार अखबारों में छपी उन खबरों को शिद्दत से महसूस किया, पूरे दिल से महसूस किया, जिस पर वो कभी विश्वास नहीं कर पाता था। फला जगह पर दलित युवक को पीट पीट कर मार डाला, फला जगह आग में भून डाला, घरों में आग लगा दी। जब जब भी हरीश इस तरह का समाचार कमल को सुनाता, वह एक ही तर्क दोहरा देता था। शहर में अक्सर दलितों पे हुए अत्याचारों की खबरें अखबार में छपती रहती थी, पर कभी भी कमल ने यह बातें सच होंगी ऐसा नहीं सोचा था। और यहाँ तक कि जब कमल भी उसे यह समाचार सुनाता तो वह एक ही तर्क दोहरा देता था, एक ही बात दोहरा देता था। वह बात कौन सी थी, यह हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा का समय यहीं समाप्त होता है।